कहानी वाला प्रेजेंट्स उड़न तश्तरी के बंधक। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फ्लाइट नंबर 1314 जो कि मुंबई से राजनगर के लिए जा रही होती है। इस फ्लाइट में 225 यात्रियों के साथ ही सुपर कमांडो ध्रुव की मां रजनी मेहरा और बहन श्वेता भी सफर कर रहे होते हैं। फ्लाइट आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक से श्वेता प्लेन की खिड़की से बाहर देखकर चौंक जाती है। सिर्फ श्वेता ही नहीं बल्कि प्लेन में सवार हर शख्स ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में सूरज की तरह चमकती कोई गोल चीज तेजी से उनके प्लेन की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो उड़न तश्तरी है और ये हमसे टकराने जा रही है। लेकिन उड़न तश्तरी उनसे टकराती नहीं बल्कि उसमें से एक किरण निकलकर प्लेन से टकराती है और प्लेन हवा में ही एक जगह पर रुक जाता है। पर तभी अचानक ही दूसरी उड़न तश्तरी वहां से आ जाती है और पहली उड़न तश्तरी पर हमला कर देती है। लेकिन पहली उड़न तश्तरी ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद दूसरी उड़न तश्तरी जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरती है। उधर राजनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है क्योंकि फ्लाइट 1314 से उनका संपर्क अचानक से टूट जाता है और रडार पर भी उसकी पोजीशन का कोई पता नहीं चल रहा होता। वे लोग जब पायलट का आखिरी मैसेज चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द होता है, उड़न तश्तरी। पायलट का यह मैसेज कमांडो हेडक्वार्टर में भी रिकॉर्ड हो जाता है जहां पर ध्रुव भी उसे सुनता है। ध्रुव अपनी मां और बहन की चिंता में राजनगर एयरपोर्ट पहुंचता है जहां से उसे पता चलता है कि फ्लाइट 1314 का 225 यात्रियों के साथ ही कोई अता पता नहीं है। अब ध्रुव उस जगह पर जाने का तय करता है जहां पर यह हादसा हुआ था। वो जगह राजनगर से 80 किलोमीटर दूर पूर्व में रायपुर गांव के पास हुई होती है। ध्रुव जब घटनास्थल पर पहुंचता है तो सहायता दल की टीम वापस जाने के लिए निकल रही होती है क्योंकि वहां पर उनके प्लेन का कोई निशान तक नहीं मिलता। ध्रुव वहां गांव के लोगों से भी पूछताछ करता है जो उसे बताते हैं कि उन्होंने रात को बहुत जोर की आवाज सुनी थी और घर से बाहर निकलने पर शामू नाम का एक आदमी खेतों की तरफ से भागता हुआ गांव की तरफ आ रहा था। ध्रुव जब शामू से मिलने उसके घर जाता है वो बुखार से तपता हुआ बेहोशी की हालत में किसी चमकती हुई थाली के गिरने के बारे में बड़बड़ा रहा था। ये सुनकर ध्रुव कुछ सुराग ढूंढने खेतों की तरफ जाता है। वहां पर उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसे देखकर ध्रुव को लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई बड़ी चीज गिरी है। लेकिन गिरने के बाद वो चीज आखिर गई कहाँ? ध्रुव ये सब सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है तभी वो जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। हैरान ध्रुव जब हाथ से छूकर देखता है तो पाता है कि वहां कुछ तो है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी उसके कान में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई मदद के लिए पुकार रहा होता है। ध्रुव उससे कहता है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा लेकिन पहले आप मेरे सामने आइए क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा। इसके बाद वहां एक तेज रोशनी चमकती है और वो उड़न तश्तरी जो अभी तक अदृश्य थी वो ध्रुव के सामने आ जाती है। ध्रुव थोड़ा हिचकते हुए उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही एक बार फिर से उड़न तश्तरी अदृश्य हो जाती है। अंदर ध्रुव को उड़न तश्तरी का चालक मिसाटे मिलता है जो कि घायल है। ध्रुव से पूछता है कि आप किस ग्रह से पृथ्वी पर आए। इस पर मिसाटे कहता है कि वो किसी और ग्रह से नहीं बल्कि पृथ्वी से ही है। फर्क बस इतना है कि वो भविष्य के सन 25,000 से आया है यानी वो एक समय यात्री है। ध्रुव कहता है कि हम तो यही समझते थे कि उड़न तश्तरियां किसी दूसरे ग्रह से आती हैं। मिसाटे उसे बताता है कि दुर्घटना की वजह से उसके यान के ऑटोमेटिक कंट्रोल खराब हो चुके हैं और उसके दाएं हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है जिससे अब वापस भविष्य में जाने के लिए उसे किसी की मदद चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि उनका जो प्लेन गायब हुआ है उसे भी अपहरण करके मिसाटे के युग यानी भविष्य में ले जाया गया है और इसके पीछे डिक्टेटर विटलर का हाथ है। मिसाटे का यान भी उस प्लेन के अपहरण को रोकने में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ होता है। अब ध्रुव कुछ सोचकर मिसाटे की मदद के लिए तैयार हो जाता है। मिसाटे उसे एक लीवर खींचने और कीबोर्ड पर कुछ टाइप करने के लिए कहता है जिसे करते ही उनका यान भविष्य की यात्रा पर निकल जाता है। इस दौरान ध्रुव मिसाटे से पूछता है कि विटलर कौन है और प्लेन का अपहरण उसने क्यों किया है। मिसाटे उसे बताता है कि भविष्य में इंसान ज्यादा से ज्यादा मशीनों पर निर्भर होते चले गए। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई कि वे मनुष्यों और पशुओं के क्षतिग्रस्त अंगों को धातुओं के कृत्रिम अंगों से बदलने लगे और आज यानी 25,000वीं सदी में हम शरीर का हर अंग बदल सकते हैं सिवाय मस्तिष्क के। जिन इंसानों के शरीर में धातु के अंग लगे थे उन्हें मेक मानव कहा जाने लगा। लेकिन इस ऑपरेशन ये ट्रांसप्लांट का एक साइड इफेक्ट भी था। वो ये कि मेक मानवों में भावनाएं कम हो जाती थी जिस वजह से मेक मानव आम मानवों से ज्यादा क्रूर होते हैं। जिस मेक मानव के शरीर में जितने ज्यादा धातु के अंग लगे होंगे वो उतना ही ज्यादा क्रूर और बेरहम होगा। धीरे धीरे मानव और मेक मानव के बीच में खाई बढ़ने लगी और आज स्थिति ये है कि संसार दो भागों में बढ़ चुका है। आधा संसार इंसानों के हिस्से में है और आधा मेक मानवों के कब्जे में है। डिक्टेटर विटलर इसी मेक मानवों की दुनिया का सम्राट है और उसमें भावनाएं लगभग शून्य हो चुकी हैं क्योंकि उसके मस्तिष्क के अलावा शरीर का हर अंग मशीनी है। इसी वजह से वो क्रूरता का जीता जागता रूप बन गया है। ध्रुव पूछता है कि आप लोगों के इस झगड़े में हम कहां से आ गए। मिसाटे बताता है कि आप लोग हमारे पूर्वज हैं और हमारी भावनाएं आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। विटलर आप लोगों का अपहरण करके हम पर दबाव बना रहा है। वो आप लोगों को खत्म करने की धमकी देता है और अगर ऐसा हो गया तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा क्योंकि जब हमारे पुरखे ही नहीं होंगे
तो हम कहां से पैदा होंगे? विटलर उन लोगों को तब तक बंधक बनाकर रखेगा जब तक हम मानवों की अधीनता स्वीकार नहीं कर लेते। थोड़ी देर के बाद ध्रुव अपने आप को भविष्य की अद्भुत दुनिया में पाता है, जहां पर मिसाटे के लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग मिसाटे से ध्रुव को वापस भेजने का इंतजाम करने के लिए कहते हैं, लेकिन ध्रुव उनसे कहता है कि वो प्लेन के सभी यात्रियों और अपनी माँ और बहन को लिए बगैर वापस नहीं जाएगा। इस पर वो लोग कहते हैं कि ये असंभव है, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैं इन्हें पहचान गया हूँ। ये 20वीं और 21वीं शताब्दी के सबसे महान योद्धा सुपर कमांडो ध्रुव हैं और विटलर की बुद्धि को सिर्फ यही ठिकाने पर लगा सकते हैं। ध्रुव कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कोई योजना बनानी होगी और उसके लिए मुझे आपके युग की काफी जानकारियां चाहिए, जिसमें महीनों का समय लग सकता है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी सदी का तरीका अलग है। वो लोग ध्रुव के सिर पर एक हेलमेट जैसा यंत्र पहना देते हैं और कुछ ही देर में इस युग की सारी जरूरी सूचनाएं उस मशीन से ध्रुव के दिमाग में ट्रांसफर हो जाती हैं। साथ ही वो लोग ध्रुव को यह भी बताते हैं कि धातु के कृत्रिम अंग लगाने से मेक मानवों के शरीर में एक खास हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिससे उनमें भावनाएं कम हो जाती हैं। अगर हम वो हार्मोन्स उनके शरीर में डाल सकें तो वो फिर से हमारे जैसे हो जाएंगे, लेकिन विटलर ऐसा करने का मौका हमें नहीं दे रहा है। ध्रुव कहता है कि मेरी योजना में उस हार्मोन्स से भरे एक हाई पावर कैप्सूल की भी मुझे जरूरत पड़ेगी। 2 दिन के बाद ध्रुव और मिसाटे एक शिप में बैठकर विटलर के मेकलैंड पहुंचते हैं। इस वक्त उन दोनों ने अपने शरीर के ऊपर धातु के नकली अंग फिट कर रखे होते हैं, जिससे वो भी मेक मानव ही लग रहे होते हैं। मिसाटे ध्रुव से कहता है कि आप गूंगे बने रहने का नाटक करना, सब बातचीत मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ के तौर तरीके मैं जानता हूँ। लेकिन अभी उन लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग काउंटर भी पार करना होता है, जहाँ पर मानव भूमि से आने वाले हर आदमी से कड़ी पूछताछ की जा रही थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक आदमी पर शक हो जाता है और वो उसे मानव भूमि का जासूस मानकर सीधे ही गोली मार देता है। मिसाटे उसको अपनी बातों में उलझाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस ऑफिसर को ध्रुव, जो कि गूंगा होने का नाटक कर रहा होता है, उस पर शक हो जाता है और वो उसे रोक लेता है। इस पर ध्रुव सीधे ही उस पर हमला कर देता है और लात और घूंसों से पीट कर उसे अधमरा कर देता है। ये देखकर वहां सबको यकीन हो जाता है कि ध्रुव मेक मानव ही है, क्योंकि कोई इंसान तो इतना क्रूर और बेरहम नहीं हो सकता। अब ध्रुव और मिसाटे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन शहर की सड़कों पर विटलर की सवारी निकल रही होती है, जिसकी एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे पर भीड़ जमा होती है। विटलर का सबसे विश्वास पात्र और क्रूर अंगरक्षक खिलीट बड़ी बेरहमी से उस भीड़ को हटा रहा होता है। तभी भीड़ में से निकलकर ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। खिलीट गुस्से में ध्रुव को हटाने के लिए आता है और यहाँ पर ध्रुव और खिलीट के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें ध्रुव किसी तरह से खिलीट को हराकर उसे बेहोश कर देता है। विटलर भी ये लड़ाई देख रहा होता है और वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उसके सुपर चैंपियन खिलीट को इस लड़के ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। वो ध्रुव से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या करते हो। ध्रुव अपना नाम डूब बताता है और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए आए हैं और मुझे यहाँ पर काम की भी तलाश है। ये सुनकर विटलर उसे अपना मुख्य अंगरक्षक बना लेता है, लेकिन यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसके सामने ध्रुव ने गूंगे होने का नाटक किया था, वो उसे बोलते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उधर ध्रुव मिसाटे के साथ विटलर के महल में आ जाता है, जहाँ पर उन्हें आराम करने के लिए एक कमरा दे दिया जाता है। ध्रुव आगे की योजना बनाने लगता है। विटलर के कक्ष में सीधे जाने की किसी को परमिशन नहीं होती, इसीलिए ध्रुव एयर कंडीशनिंग कॉरिडोर से जाने का तय करता है, जिसके रास्ते से ठंडी हवा हर एक कमरे में पहुंचाई जाती है। लेकिन ये रास्ता भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि न सिर्फ उसमें बहुत ज्यादा ठंड थी, बल्कि उसके अंदर की दीवारें इतनी ज्यादा सपाट थी जिन पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन ध्रुव जैसे तैसे उसी रास्ते से ऊपर चढ़ जाता है। उधर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खिलीट के पास जाकर उसे ध्रुव के बारे में बता देता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ध्रुव और मिसाटे यहाँ मानव भूमि के जासूस बनकर आए हैं। वो जाकर मिसाटे को पकड़ लेते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि ध्रुव विटलर के कक्ष की तरफ गया है। उधर विटलर अपने कक्ष में कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है कि तभी ध्रुव एयर कंडीशनिंग डक्ट को तोड़ते हुए बाहर कूदता है। विटलर उससे पूछता है कि यह क्या बदतमीजी है। ध्रुव कहता है कि मैं उस प्लेन को वापस लेने आया हूँ जिसको तुम किडनैप करके यहाँ ले आए हो। विटलर अपने कुत्ते को, जो कि एक मेक डॉग होता है, उसे इशारा करता है और वो मेक डॉग ध्रुव पर हमला कर देता है। लेकिन ध्रुव को जानवरों की भाषा आती है, इसीलिए वो उस कुत्ते को उसी की भाषा में कुछ कहता है और वो कुत्ता वहीं पर रुक जाता है। अब विटलर और ध्रुव के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें विटलर ध्रुव पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन ध्रुव मौका पाकर विटलर की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा खोलकर उसमें वो वायरस वाला पावरफुल इंजेक्शन डाल देता है, जिससे कुछ देर के लिए विटलर अपने होश खो देता है। लेकिन तभी खिलीट कुछ सैनिकों को लेकर वहां आ जाता है और वो ये सब देखकर सैनिकों को ध्रुव को मार डालने का आदेश देता है। वो लोग गोलियां चलाने ही वाले होते हैं कि इतने में विटलर होश में आ जाता है और वो उन्हें रोक देता है। वो सबको वहां से चले जाने को बोलता है और ध्रुव से अकेले में बात करता है। ध्रुव उसे पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर विटलर कहता है कि आपके दिए हार्मोन्स के इंजेक्शन ने सचमुच मेरे दिल से क्रूरता पूरी तरह खत्म कर दी है और मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं अब से हर मेक मानव के लिए ये हार्मोन्स लेना अनिवार्य कर दूंगा। साथ ही वो कहता है कि आपको अचानक सामने देखकर मैं पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब पहचान गया हूँ।
मैं आप ही का वंशज हूँ और बचपन से आपका प्रशंसक रहा हूँ। ध्रुव से अपने किए की माफी मांगते हुए वो कहता है कि अब से मेकलैंड नाम की कोई जगह नहीं रहेगी, बल्कि सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। वो यादगार के रूप में ध्रुव को एक लॉकेट देता है जो कि विटलर की ही शक्ल का होता है। वो कहता है कि अपने युग में वापस जाने के बाद आप लोगों को यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कभी इस लॉकेट को देखकर आपको मेरी याद आ जाए। इसके बाद ध्रुव को प्लेन के साथ उनके युग की यात्रा पर भेज दिया जाता है। ध्रुव और प्लेन में सवार यात्रियों के दिमाग से भविष्य की सभी यादें मिटा दी जाती हैं। बात जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू होती है जब फ्लाइट नंबर 1314 अपनी मुंबई से राजनगर की उड़ान पर जा रही होती है। उधर ध्रुव अपने कमांडो हेडक्वार्टर में होता है, जहाँ करीम उससे पूछता है कि तुम्हारे गले में ये लॉकेट कहाँ से आया, लेकिन ध्रुव को उस लॉकेट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी कॉमिक्स उड़न तश्तरी के बंधक की कहानी, जिसका प्रकाशन किया था राज कॉमिक्स ने। कहानी एवं चित्रांकन अनुपम सिन्हा का है और इसके संपादक हैं मनीष गुप्ता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।